किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। हर सपना तब साकार होता है जब वो किसी नींद में नहीं, किसी हौसले में पलता है। हर मंजिल तब मिलती है जब रास्ते थक जाते हैं पर कदम ठहरते नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत की जिसने अपने हर रूप से हमें ये सिखाया कि महिला होने का मतलब ही है सीमाओं को पार करना, सीमाओं में बंद कर रहना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी ही महिला से जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। वो लॉयर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं और एक प्रेरणा का पर्याय हैं। उन्होंने बनाई वर्ल्ड डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दुनिया की पहली ऐसी ऑल फीमेल रन लोकलाइजेशन कंपनी है जहां 200 से भी ज्यादा महिलाएं भारत में घर बैठे और देश दुनिया में आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। और उनकी किताब द ऑर्कुट लक, जिसकी भूमिका लिखी है 3 बार की नोबेल प्राइज नॉमिनी डॉक्टर एवेलिन लिंडनर ने। और वो किताब उनकी सोच, उनके संघर्ष, उनके प्रेम और संवेदना, इन सभी को बखूबी से बयान करती है। जी हाँ, आज हमारे साथ अपना आसमान में है डॉक्टर विनीता राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना आसमान कार्यक्रम में। यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज हम सारे दर्शकों को भी बताएंगे कि सही मायने में जो संघर्ष है वो जब बचपन से शुरू होता है, या मैं कहूँ कि अंधकार में बचपन ही खो जाता है, उसके बाद जो ज़िंदगी जीने और जिंदा दिली की ललक होती है वो क्या होती है। आपकी शुरुआत आपके बचपन से, एक ऐसी मार्मिक कहानी जहाँ आपकी माँ एक नन्ही आँखों के सामने डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं और वहाँ से अंधेरे बचपन की शुरुआत, और वहाँ से आप ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाती हैं, एक मोड़ आता है और फिर एक चमक दिखाई देती है। कैसे शुरू होती है ये ज़िंदगी? ये ज़िंदगी शुरू होती है अपनी आज़ादी जो इसे शायद उम्र के 37वें दिन से मिली। मेरी उम्र का वो 37वां दिन जब मेरे पिता ने मुझे ज़मीन पर फेंक कर लगभग मारने की कोशिश की। और वो एक ऐसा दिन था जब मेरी माँ ने घर छोड़ने का फ़ैसला किया। उससे पहले वो एक बहुत बार्बरिक टॉर्चर के चलते अपना एक बच्चा और खो चुकी थी, मेरे पिताजी की एट्रोसिटीज़ के चलते। और मेरे सबसे बड़े भाई जो मुझसे लगभग 7 साल बड़े थे, और आई लॉस्ट हिम लास्ट ईयर, पिछले साल वो नहीं रहे, वो बोल और सुन नहीं सकते थे। तो बड़ी एक डिस्टर्ब्ड फैमिली एटमॉस्फेयर था, बहुत एट्रोसिटीज़ भरा था। पर जिस दिन मैंने आपसे कहा कि वो 37वां दिन, जिस दिन ये बहुत दर्दनाक सा हादसा उनके सामने होने जा रहा था, उस दिन उन्होंने इस चीज़ को ना कहा। हर फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ शी सेड नो टू दिस एट्रोसिटी एंड शी केम आउट ऑफ द फैमिली। वो उस परिवार से बाहर आ गई। लेकिन मैं इसे सिर्फ पहला कदम कहूँगी इसलिए क्योंकि उस दिन उन्होंने एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन से हमारी लाइफ, मेरी और मेरे भाई की, काफ़ी हद तक बदली। हम एक नए परिवेश में आ गए। मैं तो तब समझती नहीं थी, बहुत छोटी सी थी। पर बाहर तो हम आ गए, पर हम बाहर आए एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ में, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि सिंगल पेरेंटशिप कोई आसान फ़ैसला नहीं है। और उन्होंने फ़ैसला लिया और उन्होंने हमें सब कुछ दिया, एक पिता का प्यार भी दिया, एक माता की जिम्मेदारी भी निभाई, लेकिन कहीं ये थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ थी। और इसके चलते बहुत अर्ली लाइफ में बहुत फिनेंशियल स्ट्रगल्स से भी मुझे और मेरे भाई को जूझना पड़ा, मेरी माँ। पर हम ये है कि जब हम 3 एक सोच के लोग इकट्ठे हो गए थे और लाइफ से वो एट्रोसिटीज़ वाला पीरियड निकल गया था, तो कम से कम हमें अपनी दौड़ने के लिए एक खुला आसमान हमारे सामने था और हमें पता था कि अब कुछ करना है और कर सकते हैं। मैम, पर सिंगल मदर जब 2 बच्चों का ख्याल रखने के लिए बाहर निकल जाती हैं जी, तो एक बड़ा संघर्ष भी रहता है। आप समाज के ताने भी सुनते हो। आपको अपना पेट नहीं पालना, अपने बच्चों का पहले पालना है, उनका करियर बनाना है, उनके आगे एक बड़ी जिंदगी है। तो वो दौर कैसा बीता? आपकी पूरी पढ़ाई का दौर, वो दौर कैसा था?
वो दौर बहुत संघर्ष से भरा हुआ था। मैं अपने नानके में रहा करती थी और आपने कहा कि तानों का दौर होता है, आपको परिवार वाले, समाज वाले भी बहुत टुकर टुकर ताने मारते रहते हैं। दूसरी शादी कर लो, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे निकालोगी। तो मैंने अपनी माँ को, अच्छा मैं एक अच्छी बात मुझे अपनी माँ के बारे में लगी कि उन्हें समाज भी ताना मार रहा है, उनका अपना मायका भी उन्हें ताना मार रहा है, मायका सपोर्ट भी कर रहा है, पर वो दुख के कारण भी ताना मार रहा है। अब आप उसे वो उस तरीके से भी ले सकते हैं। पर और ये सब जिस व्यक्ति के कारण हो रहा है, मैंने अपनी उम्र के 41वें साल में अपनी माँ को खोया। आई लॉस्ट हर टू कोविड। लेकिन आप विश्वास कीजिए, इस 41 साल में मैंने उन्हें 41 मिनट भी मेरे पिता की बुराई करते नहीं देखा। ठीक है, तो वो एक बहुत मजबूत औरत का व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे बनाने में मेरी माँ के उस व्यक्तित्व की बहुत बड़ी छाप है, क्योंकि वो मुझे हमेशा एक चीज़ कहती थी, मुझ पर मैं उन्हें बुरा कहूँ उतना समय भी अगर मैं तुम दोनों को, क्योंकि मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम दोनों को आगे बढ़ा करने में और आगे बढ़ाने में लगा दूं, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएंगे और आज अच्छा कर पाए। तो मैं उन्हें इस ऐसी मदर की तरह जानती हूँ जो सिंगल पेरेंट ज़रूर थी, लेकिन बहुत विराट व्यक्तित्व था उनका। उनकी सोच इतनी खुली थी कि मुझे जो बीत गया है ना, उस पास्ट की लाश को अपने साथ नहीं लेके चलना, क्योंकि जो गुजर गया वो लाश है, उसे साथ में लेकर नहीं चलना। मुझे अब ये 2 मेरी जिम्मेदारियां इनके साथ आए। उन्हें कई मैरिज प्रपोजल्स भी आए कि दूसरी शादी कर लो, बट शी रिफ्यूज्ड इट ऑल। मुझे मेरी नानी एक वाकया बताती हैं कि एक बहुत बड़े घराने से उनका रिश्ता आया हमारे होने के बावजूद। और मेरी मदर जब उस व्यक्ति से बात कर रही थी, तो मेरी मदर ने उनसे कहा कि मुझे दूसरा पति मिल जाएगा, मेरे बच्चों को दूसरा पिता नहीं मिल पाएगा, आई एम सॉरी, मैं शादी नहीं करना चाहती। और उन्होंने अपने आखिरी दिन तक उस पूरी गरिमा और उस पूरी मजबूती के साथ हमें पाला। तो मैं उन्हें सचमुच, मैं यही मानती हूँ कि आज जहाँ भी हैं, ये उनका आशीर्वाद है। क्या बात है मैम। कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप भाई बहन दोनों अपनी माता के साथ रहे, नानके में रहे, कभी दूसरे बच्चों को देखा करती होंगी आप माता पिता का लाड एक साथ प्राप्त करते हुए, ऐसे में कभी महसूस हुआ कि हमारे पिता हमारे साथ होते या हमारे पिता ऐसे ना होते, या फिर आप कभी अपनी माँ के साथ इस बात का जिक्र किया करती थी कि क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसमें दोनों बातें हैं। मैं पहली बार अपने पिता से मिली थी जब मैं 5 साल की थी, और जब मैं उनसे मिली तो मैंने उन्हें अंकल बुलाया था। तो मुझे बताया गया कि नहीं, इन्हें पापा बुलाओ। तो मेरे लिए वो शब्द, आप शायद थोड़ा हैरानी भरा हो, लेकिन 5 साल की उम्र तक मेरे लिए वो शब्द नया था। मैंने कहा पापा, तो क्योंकि मैंने इस नाम से कभी किसी को संबोधित किया नहीं था। तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि आप समझ ही नहीं रहे हैं कि ऐसा कोई रिश्ता एग्जिस्ट करता है, पर उसके बाद समझ में आने लगे, अच्छा हाँ भी पापा होते हैं, फिर बाकी सबके घर में भी ये फिगर, फादरली फिगर दिख रही है, हमारे घर, अच्छा हमारी फैमिली में ही नहीं है। ओके, जब ये रियलाइजेशन आया, उसके बाद इस बात को मैंने कई बार फील किया। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी इनिशियली। तो अब मुझे याद है कि लाइफ में अब देखिए, मैंने 11 साल की उम्र से कमाना शुरू किया, बिकॉज फाइनेंशियली देयर वर सम डाउन टाइम इन आवर फैमिली। तो मैं जब कमाते कमाते बहुत आगे बढ़ी, फिर मुझे लगा यार नहीं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। आई वाज अ CBSE ऑल इंडिया टॉपर। आई स्टडीड आल्सो हार्ड एंड वर्कड आल्सो हार्ड टू मेक अप द लिविंग फॉर द फैमिली। दोनों चीज़ों को बराबर लेकर चले। पर एक समय ऐसा आया जीवन में जब लगा कि यार अगर IAS के लिए तैयारी करनी है तो बैठ करना, ये साल 2-3 साल ज़रा बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तभी वो करेंगे। पर अगर बैठ के पढ़ना पड़ेगा तो खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि उतना तो स्थिति वहाँ ठीक नहीं थी। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने मुझसे बुलाकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाने का खर्चा दे सकती थी, पर मैं तुम्हें खाली बिठा के सिर्फ पढ़ाने का खर्चा भी नहीं कर पाऊंगी, और मैं तुम्हें बिल्कुल सच्ची स्थिति बता देना चाहती हूँ। दैट वॉज द टाइम आई हैड टू, दैट वॉज द फर्स्ट ड्रीम आई हैड टू गिव अप। मुझे अपना वो सपना छोड़ना पड़ा। क्या उम्र थी तब? उस समय मेरी उम्र 20-21 साल की थी, और फिर मैं फुल टाइम प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कदम रखा और मैं अपने ऑल्टरनेट प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चली गई। अच्छा, मैं प्रोफेशनल लाइफ पर आऊँगी मैं जी। जब आप एजुकेशन में, जब आप पढ़ाई कर रही थी, तो आपने कानून की पढ़ाई को चुना जी, कॉर्पोरेट की पढ़ाई को चुना। क्या कारण रहा कि आप इसी स्ट्रीम की तरफ गई? क्या वो बचपन के आफ्टर इफेक्ट्स थे, या कहीं ना कहीं जहन में रह गया था कि अगर मुझे कानून की जानकारी हो तो शायद मैं बहुत लोगों को बचा सकती हूँ, शायद माँ की ज़िंदगी से प्रभावित होकर? मैं यहाँ ऐसा नहीं कहूँगी। मैं आपको इसका एक दूसरा एस्पेक्ट बताती हूँ जो शायद थोड़ा आपको हैरान कर रही है, मुझे लगता है, पर ये दूसरों
आपको, अगर जो भी लोग इस शो को देखेंगे उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा। मैंने कानून की पढ़ाई इसके लिए नहीं की। मैंने कानून की पढ़ाई अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए की, जो कि एक ऑल फील्ड में लीगल लोकलाइजेशन कंपनी है। तो मुझे लगा कि अगर मैं लीगल लोकलाइजेशन के फील्ड में हूँ तो मैंने 4 PGs किए हैं, लॉ इज़ वन ऑफ देम। तो मुझे लगा कि अगर मैं लीगल लोकलाइजेशन कर रही हूँ तो मेरे खुद के हाथ इतने मजबूत होने चाहिए कि जिस डॉक्यूमेंट पे हम साइन कर रहे हैं उसकी लीगैलिटी का, प्रोज एंड कॉन्स का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। तो मेरी सोच अलग थी, पर मेरे जहन में ये सवाल आना आपका बहुत लाजमी है और ये सवाल आना चाहिए था। हालांकि मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई के दौरान एक आध बार क्लास में अपने टीचर से ज़रूर ये सवाल पूछा कि भाई IPC में, अब तो दंड संहिता का नाम चेंज हो गया, कि भाई ये क्लॉज है तो एक महिला के अगेंस्ट ऐसा है, लेकिन मान लीजिए अगर एक पुरुष ऐसा करता है तो क्या करें, ये विचार आते थे। लेकिन मेरी उम्र के 23वें साल में मुझे याद है कि हमारे फैमिली डिस्कशन और हमारे गुरु के डिस्कशन के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे भी अपनी मम्मी की तरह पास्ट की किसी चीज़ को अपने साथ कैरी नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं उसे कैरी करके चलूँगी या अपने, तो वो मेरी आगे के सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा, इम्प्रेस करेगा, और उससे मैं ज़िंदगी भर एक कुंठा और एक गुस्से के मूड में ही रहूँगी और वो मुझे बहुत जल्दी थका देगा। तो इस थकान से मैंने बहुत पहले पीछा छुड़ा लिया। तो मैं किसी को सबक सिखा सकूं या मुझे कुछ पता चल जाए जिससे मैं उनको एक इसका फीडबैक या प्रतिसाद दे सकूं वापस, ऐसा कोई विचार मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन हाँ, जब मैंने लॉ की पढ़ाई पढ़ी तो मुझे विमेन एम्पावरमेंट या हाँ, जो आपने सवाल पूछा कि आगे और औरतों को मैं बचा सकूं या उनके लिए कुछ कर सकूं, तो मुझे उस पेडागोजी पे काम करने के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, पर वो लॉ पढ़ने के दौरान मिली। पर वो पढ़ने के लिए मेरी सोच ये नहीं थी कि मुझे किसी को सबक सिखाना है, उन्हें मैंने बहुत पहले अपनी सोच से बाहर कर दिया है। मैम, बहुत कम उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया, जैसा कि आपने बताया लगभग 11 साल की उम्र रही आपकी जब आप कुछ ना कुछ कमाने लगी थी। कभी आपसे बात हुई तो ये भी पता चला था कि आपने घर घर जाकर कपड़े भी बेचे। वो दौर समझना चाहूँगी मैम, वो क्या मजबूरी रही कि आपने ऐसा किया? वो मजबूरी ये रही कि जब हम इंदौर आए, दिल्ली में, मैं बेसिकली दिल्ली की ही हूँ, लेकिन उसके बाद हम इंदौर शिफ्ट हुए। मेरे ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए हुए थे, वो बोल और सुन नहीं पाते थे, ही वॉज हियरिंग इम्पेयर्ड। तो उसके बाद मेरी मदर, चूँकि मैंने आपसे बताया वो काफ़ी एट्रोसिटीज़ और बार्बरस बिहेवियर का शिकार होकर निकली थी, तो वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। और दिल्ली वी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो उन्हें यहाँ की क्लाइमेट सूट नहीं होती थी। जब इंदौर गई तो वहाँ मीडियोकर क्लाइमेट है, तो उन्हें वहाँ की क्लाइमेट बड़ी सूट होने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना हम रेस्ट ऑफ द लाइफ यहीं बिताएं। तो ऐसा सोच के हम वहाँ गए। लेकिन आप विश्वास कीजिए, जब हम दिल्ली से इंदौर गए तो 2.5-3 महीने का मुझे समय याद है, हमारे पास अपने खुद के घर में बिछाने के लिए बिस्तर और चादर भी नहीं था एक्स्ट्रा। माय गॉड। वी हैड न्यूज़पेपर्स, क्योंकि हम बहुत डेन्यूडेड और फ्रेजाइल कंडीशन में यहाँ से वहाँ गए थे। सो मम्मी ने, मुझे याद है हमारे पास 3-4 बैग थे, एक एल्युमिनियम का ड्रम था, उसमें और कुछ जो डैमेज ना हो चीज़ें वो हम साथ में रख के लेकर गए। तो उसके पास कुछ भी नहीं था। तो हम अखबारों पे सोए हैं, हम अपने घर के मंदिर में हम पैसे चढ़ाते हैं, हम भगवान से भी उधार लेकर पैसे, तो कि भगवान जी इस महीने के लिए ले रहे हैं, अगले महीने तनख्वाह आने पे आपको पैसे वापस चढ़ा दिए जाएंगे। तो वो समय भी देखा है। तो फाइनेंशियली इट वाज अ वेरी डाउन टाइम। दो माई मदर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट उस ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी कि सारी चीज़ें, तो जब यहाँ से वहाँ गए 3-4 महीने तक तो तनख्वाह ही नहीं बनी, फिर फाइल आ रही है और बहुत उनकी जॉब में भी बड़ी दिक्कतें आई। तो मुझे याद है कि वो समय था, तो हम लोगों ने एक नया सिस्टम निकाला उस समय कि इंदौर अपने नमकीन के लिए फेमस है और लाख की चूड़ियों के लिए, लाख के ऑर्नामेंट्स के लिए। और दिल्ली उस समय, आज तो चलिए सारे कपड़े अमेज़न और सारी जगहों पे आपको एक क्लिक पे मिल जाते हैं, उस समय दिल्ली फैशन में इंदौर से 5-10 साल आगे चला करता था। तो हम यहाँ से रेडीमेड गारमेंट्स, जब दिल्ली से इंदौर जाते थे, रेडीमेड गारमेंट्स ले जाते थे, वहाँ बेचते थे, घर घर जाके बेचते थे पैसा। और वहाँ से जब यहाँ दिल्ली आया करते थे तो वो नमकीन के पैकेट्स और लाख की चूड़ियाँ ले आते थे साथ में, और उसको यहाँ, और स्मोकिंग के गाउन वहाँ महो में मिलते हैं, वो ले आते थे और उसको बेच देते थे। तो हमारा आने जाने का खर्चा जो है वो बराबर निकल जाता था। तो इस तरीके से कमाना शुरू किया। और मुझे बहुत फ़क्र है इस बात को कहने में कि इन द ईयर 93 व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, हमने हमारा पहला फ्लैट खरीदा इंदौर में। और उस फ्लैट की डाउन पेमेंट मैंने और मेरे भैया ने अपने कमाए हुए पैसों से दी थी।
और मम्मी कितनी खुश हुई उसके बाद? वो मैं उस खुशी का, मुझे मेरी मम्मी हमेशा एक बात बोलती थी, तू मेरी ना बब्बर शेरनी है। वो शेर तो भाई बब्बर शेर होगा, वो बोलती थी तू मेरी बब्बर शेरनी है, बब्बरी है तू मेरी। सो वो मजबूती उन्हें महसूस हुई, पर ये मजबूती उन्होंने ही पैदा की, सो उनको वापस दे पाए। मैम आप सच में बब्बर शेर हो। वो आंसू यहाँ भी आ रहे हैं। मैम अब बात करते हैं आपके उस कदम की जिसने बहुत महिलाओं का जो जीवन है वो बदला। वर्ड डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड आपका एक ऐसा इनिशिएटिव जहां पर आपने ये सोचा कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती तो क्या हुआ, हम नौकरियां उनके दरवाजे पर ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे ये इनिशिएटिव शुरू हुआ? क्योंकि बहुत छोटे से ये इनिशिएटिव शुरू हुआ, आपने अकेले ने शुरुआत की जी। और आज 200 से ज्यादा महिलाओं को आपने एम्प्लॉय किया है और वो घर बैठे कमा रही हैं। जी। कैसे ये शुरुआत हुई? एक्चुअली मैंने आपसे जिक्र किया था हम व्हेन वी आर ऑफ द स्टूडियो कि मैंने IIM इंदौर से अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद मैं नार्सी मुंजी मुंबई में भी रही एंड देन आई केम बैक टू इंदौर फॉर फैमिली रीजंस के परिवार कारणों से, पारिवारिक कारणों से आई। और फिर मैं अक्सर देसी भाषा में कहती हूँ फिर मेरे जीवन में वो घटना घट गई जो सबके जीवन में घट जाती है, हमारा ब्याह हो गया, हमारी शादी हो गई। पर शादी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बड़ी खास शादी मेरी शादी। मैं सिंधी पंजाबी बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरी शादी एक तमिल परिवार में हुई। अब जब मैं तमिलनाडु गई, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, सो इनिशियल ईयर्स जब होते हैं डॉक्टर्स की, एक तो लाइफ थोड़ी लेट शुरू होती है, तो जब तक मैं अपने जीवन में काफ़ी कुछ कमा चुकी थी और प्रोफेशनल एक्वेंटेंसेस डेवलप कर चुकी थी, तब तक तो उन्होंने अपना जीवन शुरू ही किया था गवर्नमेंट जॉब का। तो उन्हें गवर्नमेंट, अब इनिशियल ईयर्स में गवर्नमेंट डॉक्टर्स को रिमोट एरियाज में भी पोस्टिंग मिलती है, तो उन्हें एक हिली रीजन में पोस्टिंग मिली। अच्छा। कोतगिरी नाम की एक जगह है वहाँ पर। अब वहाँ जब शादी होकर मैं गई तो द नियरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो मेरे घर से सबसे पास में हो वो लगभग मेरे घर से 52 किलोमीटर की दूरी पर था। माय गॉड। हाँ, अब हिल्स में रहते थे, 52 किलोमीटर दूर वो कॉलेज है जहाँ मैं जा सकती हूँ। अब भाई मैं तो कॉलेज ही जा सकती थी, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, सोई वो कर सकते हैं। तो अब मैं रोज हिल्स में 104 किलोमीटर अप एंड डाउन गाड़ी चलाया करती थी। अब देर रात बेरात आप गाड़ी चला रहे हो और हिल्स में गाड़ी भी बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है, तो 5 महीने तक तो मैंने ये किया। देन आई ड्रॉप द गीज। मैंने कहा भाई ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं चल रहा है अपन। तो मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। अब मैं घर बैठ गई। अब एक इंसान जैसे 11 साल की उम्र से कमाने की आदत हो, वो उम्र के 29वें 30वें साल में घर पे बैठ जाए, तो मुझसे घर नहीं बैठा जा रहा था। और हर बार फिनेंशियल रीज़न ही ज़रूरी नहीं है, कई बार आपके इकोनॉमिक नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स के अलावा कई बार आपकी इमोशनल और मेंटल नीड भी होती है अपने आप को बिजी रखने की। हर औरत की अलग कहानी हो सकती है। तो जब मैं घर बैठी हुई थी तो मैं 2-2.5 महीने घर पे बैठी और वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग पीरियड था, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही थी। पहली बार ज़िंदगी में मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। तब मुझे एक आइडिया आया, मुझे ये विचार आया, मैं अपनी उस दौरान, अच्छा जब मैं चूंकि कुछ नहीं कर रही थी तो पहली बार मैंने ना अपनी फ्रेंड्स से बात करना शुरू किया। पहली बार मैंने रियलाइज़ किया, अच्छा ये एक बहुत बड़ा, जो आपने बोला ना कि कहाँ कुछ तो लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी, ये बड़ी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हुई। मेरा कोई सोशल सर्कल ही नहीं था, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर भागने में इतनी बिजी थी टू मेक अप द लिविंग फॉर द फैमिली। कमाना, काम करना, कमाना, घर चलाना, यही चल रहा था। तो कभी दोस्त बनाने की फुर्सत नहीं मिली। तो मैंने उस दिन बैठ के उस दौरान गन्ना की, भाई जरा कोई दोस्त किसी से बात तो करे। तो 2-4 सहेलियां जो इधर उधर याद थी, तो मैंने सबसे बात की, तो पता चला लगभग सबकी सेम स्टोरी चल रही है। सबकी उसी दौरान शादी हुई है मेरे आसपास, सभी घर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई कंसीव कर चुका है तो बोले भाई फर्स्ट बेबी है, बाहर मत जाओ, ध्यान रखो। किसी की डिलीवरी हुई है तो भाई पहला बेबी है अभी। तो मुझे लगा यार सभी शादी करके घर ही बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़ है कि कई बार ये आपकी चॉइस भी है कि भाई बाय चॉइस बैठे हुए हैं बट कमाना चाहते हैं। और एक और है कि हर पढ़ी लिखी लड़की, अभी उस समय तक जब मैंने ये कंपनी शुरू की तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑप्शंस थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन का सम्मान है, लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा घर से पार्लर चला लेती थी, कोई बुटीक खोल लेती थी, या फिर टपरवेयर के कंटेनर्स की चेन चला लेती थी। उससे ज़्यादा मुझे कुछ दिखा नहीं। अब मैंने कहा अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख गया है भाई और वो ये सब नहीं करना चाहता, तो कुछ तो तरीका होना चाहिए, हम क्या करें, हम घर ही क्यों बैठे रहें। सो ऐसा किसी ने ताले में बंद नहीं कर दिया, लेकिन 4 दीवारी में हम कैद थे। तब मैंने आई ट्राइड नेलिंग इट। मुझे लगा कि ऐसी वो सारी औरतें, दोज हु आर कैपेबल एंड एफिशिएंट एनफ टू वर्क एंड अर्न,
बट आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ द हाउस, जिनमें काबिलियत है, सक्षम है, पर घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं, उन सब के लिए आप कुछ करते हैं। टेक्नोलॉजी तब बस डेवलप हो रही थी, तब स्नैपडील आ रहा था, दूसरे साइट्स आ रहे थे, बस ये सब शुरू हो रहा था। तो मैंने इंटरनेट पे सारे वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन सर्च करने शुरू किए। आई कुडंट फाइंड एनीथिंग कन्विंसिंग, बट वहाँ मेरे पल्ले ने एक चीज़ पड़ी कि जो एक ना किसी ने मुझे अप्रोच किया कि भाई ये हमारा ना एक डेली न्यूज़ लेटर है, हमारी ना पूरे देश में ऑफिसेज हैं, पर हमारा तमिलनाडु से ऑफिस चलता है, तो हम तमिल और इंग्लिश में तो कंटेंट कर सकते हैं, पर बाकी देश में तो हिंदी बोली जाती है, तो क्या आप हमारे लिए न्यूज़ लेटर ट्रांसलेट कर देंगे? I had good hands over translation, obviously language पे I had good command over it. तो मैंने कहा ट्रांसलेशन तो कर दूंगी, but I cannot type it and send it to you. So there I got first time I got to know कि ट्रांसक्रिप्शन जैसी ट्रांसलिटरेशन जैसी भी एक सर्विस होती है कि आप अपनी ये उस दौरान जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी तब हर किसी को पता नहीं था इसके बारे में। तो उन्होंने कहा मैडम ये मैं आपको फ़ोन पे सिखा देता हूँ, आप बस इंग्लिश में टाइप करेंगे, वो हिंदी में कन्वर्ट होता जाएगा, पर वर्ड्स आपके होंगे, ट्रांसलेशन अनुवाद आपको करना है, टाइप करने वाला काम मशीन आपके लिए कर देगी। विश्वास कीजिए दीक्षा जी, मैंने सिर्फ वहाँ से वो 2 मिनट की कॉल पे वो ट्रांसलिटरेशन सीखा, और आज इस एक छोटे से 2 मिनट के गुण पर मैंने 200 लड़कियों को लीगल लोकलाइजेशन में पारंगत कर दिया है। क्या बात है। और सिर्फ देश में नहीं, बाहर भी, विदेशों में भी। देयर आर गर्ल्स जो जापान में हमारे लिए काम कर रही हैं, चाइना में हमारे लिए काम कर रही हैं, अमेरिका में हमारे लिए काम कर रही हैं। वर्ड डीलर्स अब सोती नहीं, वर्ड डीलर्स अब बंद नहीं होती, क्योंकि दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी समय वर्ड डीलर्स के लिए एक डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर रही है। और मुझे बहुत बड़ा गैप फिर धीरे धीरे, वो मैं आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बताती भी हूँ कि जब मैंने ये ट्रांसलेट किया, एक डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट किया, मुझे उसके अच्छे पैसे मिलने लग गए। तो मुझे लगा यहाँ तो पर वर्ड बेसिस पे पेमेंट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम आपको पर वर्ड 50 पैसे देंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। भाई घर पे एक इंसान बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो पर वर्ड के 50 पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है, पर अब उनकी भी लिमिट थी कि भाई वो न्यूज़ लेटर तो एक पेज का ही दे सकते हैं, चाहे वो डेली बेसिस पे दे। देन वो एक आइडिया बस काम कर गया मेरे लिए। और फिर आपने दुनिया की कितनी सारी महिलाओं को, पहले आपने अपने देश से शुरुआत की और फिर अब विदेशों तक ये पहुंच जो है वो पहुंच चुकी है। मैम आप खुद भी 7 भाषाओं की जानकार हैं, तो पंजाबी और सिंधी परिवार तो कनेक्शन समझ आता है फ्रॉम ब्लड, तमिल समझ आता है कि वहाँ पर आपका जो दिल है वो धड़का, और उसके बाद वो जो भाषा है वो दिल की भाषा हो गई। बाकी कौन सी भाषा? आप नेपाली भाषा भी जानती हैं और आपने नेपाली ट्रांसलेशन भी काफ़ी किया है। जी जी, मैंने नेपाली ट्रांसलेशन भी काफ़ी किया है। जब नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रचंड साहब भारत आए थे, तब स्पेशली मैंने उनके साथ 2 दिन बाकायदा एज अ इंटरप्रेटर मैं उनके साथ वहाँ रही। और हालांकि वो हिंदी और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन फॉर ऑल छोटी छोटी नीड, भाई एक इंसान बोलता तो फिर अपनी भाषा में ही ज़्यादा इजीली कम्युनिकेट वो करते हैं, तो आई वाज देयर। इसके अलावा मैं मुल्तानी भाषा बहुत अच्छी, विच इज़ अ डायलेक्ट बोली है ये एक, मैं वो बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। मैं साइन लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मेरे जो भाई साहब थे ऐसे ही शेयर्ड, वो मुझसे 7 साल बड़े थे, पिछले साल वो नहीं रहे, वो बोल और सुन नहीं सकते थे, तो आपने उनके लिए साइन लैंग्वेज सीखी। तो मैं पंजाबी बोल सकती हूँ, मैं संस्कृत बोल सकती हूँ, मुल्तानी बोल सकती हूँ, सिंधी है, तमिल है, हिंदी है, इंग्लिश है, और अभी कवायद जारी आगे। और वैसे अब तो आप पेशेंट्स की भाषा भी समझ लेती हैं, क्योंकि आपके पति डॉक्टर हैं। जी, और आप, मुझे लगता है कि एक जो आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, कैलिन केयर हॉस्पिटल, ये भी आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बारे में भी समझना चाहूंगी, लेकिन उसके अलावा एक बड़ी विपरीत चीज़ है जिसके साथ भी आपका जुड़ाव है। मतलब आप कहते हैं आप एकेडमिक्स में हमेशा रही, अब आप ट्रांसलेशन में रही, आप हॉस्पिटल भी, एक कैलिन केयर हॉस्पिटल भी चला रही हैं, लेकिन इसके साथ ये जो ब्यूटी पेजेंट वाला है, ये चीज़ समझ नहीं आई। आपने खुद भी रैंप वॉक किए हैं, आपने खुद भी काफ़ी ब्यूटी पेजेंट्स जीते हैं, और अब आप महिलाओं को भी प्रमोट कर रही हैं। ये वाला गुण कैसे आया? ये वाला गुण ऐसे आया कि ये गुण ना माँ के ताने से आया। आप बड़ा हंसेंगी, ये थोड़ा, मुझे हमेशा हमारे घर में हम हंसते थे इस बात पे। मेरी मदर दिल्ली में पॉलिटेक्निक से उन्होंने कोर्स किया था, तो वो मिस पॉलिटेक्निक रही थी, ठीक है। और मेरा भाई, जो भाई साहब थे, वो दिल्ली में बेबीज मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी कॉन्टेस्ट हुआ करता था, उसमें 2 साल बैक टू बैक वो मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी ऑफ दिल्ली जीत कर आए। अब हमने उम्र के 40वें साल तक कुछ ऐसा नहीं किया, तो मेरी मदर जो है ना हमेशा ताना मारती थी, मजाक पे।
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ सोना तू एंजे ही पैदा हो गई तेरे को देख के कुछ पता है ये क्या है। तो मैं उनको बोलती थी मैं ना आपसे बड़े खिताब लेकर आऊँगी। तो बस ये मज़े मज़े में बात दिमाग में आ गई। अच्छा अब होते होते उम्र काफ़ी, मैंने आपसे बताया कि कमाने में इतने बिजी थे कि कभी इस शौक की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, टाइम नहीं दे पा रहे थे। अब शादी हो गई। अब शादी तो मेरी तो इच्छा थी मैं मिस इंडिया में जाती, बट ठीक है अब नहीं कर सकते थे। अब शादी हो गई और जब मैं अपने ससुराल पहुंची तब मुझे ये अब फुर्सत थी थोड़ी ज़िंदगी में, अब तो अपने हिसाब से ज़िंदगी शुरू की थी। तो अब वो कहते हैं ना शगुफे दिमाग में फूटना शुरू होते हैं, तब मुझे याद आया। मैंने कहा ये ताना माता जी का अभी पूरा करना बाकी है। पर अब मैंने फिर अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मा अब तो शादी हो गई तो मिस इंडिया में नहीं जा सकते, मिसेस इंडिया के लिए कोशिश करूँ। उस समय उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात बोली थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अब तुम विनीता सिद्धवानी नहीं विनीता राज हो, तो ये सवाल तुम्हें अपने सास ससुर से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। तो मैं सीधा सवाल लेके पहुंची अपने ससुर जी के पास। मैंने कहा आपा मुझे ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करना है। वो बड़ी खुली सोच के इंसान थे। उन्होंने 68 साल की उम्र में मुझसे बात करने के लिए हिंदी सीखी थी। वाह जी, सो वो इतना प्यार करते 68 साल की उम्र में सिर्फ आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, सिर्फ मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। वो इतने अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने मुझसे एक बार, और मैंने उनसे पहले ही कहा, मैंने कहा कि मैं आपसे इतना वादा करती हूँ कि कोई रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहनूंगी और जो खानदान की साख है वो हमेशा बनी रहेगी, आपको अपनी बहू पे गर्व होगा, ये आपसे इतना वादा है। पर मेरा सपना है, मतलब मुझे इच्छा है बस, पर आप ना कहेंगे तो मैं मना भी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा, ऑल द बेस्ट। वो ना, हाँ, तो वो बुजुर्ग थे तब तक, बूढ़े बड़े, मुझे आज तक वो आज तक हिलते हुए शब्द याद है, ऑल द बेस्ट, है ना, लाइक दैट। ही सेड आई वाज सो फ्री एंड ऑन क्लाउड नाइन। भाई अब तो मजा आ गया, अब तो ससुर जी ने परमिशन दे दी बस। और वहाँ मैंने अप्लाई किया इसके लिए। अच्छा, फिर अप्लाई किया, पर उस दौरान मेरी चूंकि लॉ की पढ़ाई चल रही थी और दोज वर माय एग्जाम डेज, तो मेरा पहला अटेम्प्ट तो मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर उसके काफ़ी सालों बाद मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने मिसेस इंडिया में मैं गई और मैं मिसेस चेन्नई बनी। और फिर मैंने ट्राइब शीन स्टार्ट किया, ब्यूटी पेजेंट। मैं चूँकि मध्य प्रदेश में मैंने अपना बहुत समय बिताया है और मैंने देखा है मध्य प्रदेश पहला ट्राइबल आयोग का जो स्टेट है और सबसे ज़्यादा 45% ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ रहती है। तो मेरा ऐसा इच्छा है और मैं जो ट्राइब शीन में कर रही हूँ कि हम उस ट्राइबल खूबसूरती को फोर फ्रंट पे लाएं, उन बच्चियों को ग्रूम करें और उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ाएं, तो उस फील्ड में काम करें। हालांकि ये तीनों जॉनर जिनमें मैं काम कर रही हूँ बड़े अलग अलग हैं, लेकिन शिद्दत से कोशिश जारी है। पर मैम आप जो भी कर रही हैं आप कमाल कर रही हैं। अच्छा, अब इतना होने के बाद अब आप एक किताब भी लिखती हैं, द ऑर्कुट लक। मैं समझना चाहूंगी उस किताब के बारे में। एक फेसबुक से पहले कम्युनिटी हुआ करती थी ऑर्कुट, तो मेरी और राज की मुलाकात, मेरे हस्बैंड की मुलाकात उस कम्युनिटी पे हुई। मैं एक गई रात, मतलब 5 अक्टूबर की रात थी, मुझे याद है, तो रात के 1:30-2 बजे होंगे। तो मैं एक रिसर्च पेपर लिख रही थी जो मुझे अगली सुबह सबमिट करना था। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, और अच्छा वो पेपर था साइकोलॉजी पे था। तो मैंने कहा यार इस पे या तो कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्रिस्ट अपना ओपिनियन दे देना, तो फटाफट अपन ये लिख के ख़त्म करें, बस 2-4 वर्जन्स उसमें और डालने थे। अब मैंने कहा रात को 1:30 बजे, ये सन 2008 की बात है, तो अब मैंने कहा रात को 1:30 बजे अगर किसी साइकेट्रिस्ट को ढूंढ के फ़ोन लगाऊंगी तो वो कहेगा बहन जी आपको तो साइकेट्रिस्ट की जेन्युइनली ज़रूरत है, आप तो पहले इलाज कराइए, अभी रात को किसको फ़ोन खड़काऊँ। सो मैंने तब, मुझे टेक्नोलॉजी अगेन नई नई बढ़ रही थी, तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अरे ऑर्कुट साइट पे अपना अकाउंट है और वहाँ वो तो कम्युनिटी है, वहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर अपने को मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो मैंने उस कम्युनिटी में लॉगिन किया और अब वहाँ मैं साइकेट्रिस्ट की कम्युनिटी में गई और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ तो भाई सैकड़ों डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, किसको ढूंढें। सो थोड़ा फिल्मी एंगल इसका ये रहा कि मुझे राज नाम बड़ा पसंद है। अब राज नाम बड़ा पसंद है तो मैं DDLJ मूवी से काफ़ी प्रभावित हूँ, शाहरुख खान, राज, तो फिल्मी सीन। सो आई रैंडमली प्लेस्ड, मैंने वहाँ राज लिख दिया और एंटर मारा। सो जो पहले इंसान ऑनलाइन मुझे मिले वो आज मेरे पति देव है। क्या बात है। उस साइट पर हमारी मुलाकात हुई और फिर प्रपोजल उनकी तरफ से आया, मेरी तरफ से थोड़ा रिफ्यूज़ल था, क्योंकि मैंने आपसे बताया, जिक्र किया कि मैंने एक डिस्टर्ब फैमिली देखी थी, तो मेरा शादी में विश्वास नहीं था।
पर देखिए बाय लक उस साइट, उस वेबसाइट ऑर्कुट की वजह से वो मेरी ज़िंदगी में, फिर ही अप्रोच माई मदर और वो इंदौर तक आए और फिर मेरी मदर तो बहुत खुश थी, वो तो उनसे मिलकर बहुत खुश हुई और अच्छा हुआ वो उनसे मिलकर खुश हुई और मेरी शादी हुई और इतने अच्छे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए। पर सो दैट्स हाउ वी मेट ऑन, हमारी मुलाकात ऑर्कुट पे हुई और फिर पूरी कहानी आगे बढ़ी। तो मैंने उस किताब में एक कॉमिक एडिशन बुक लिखी है, उसमें मैंने 2 इमोजीज रखे हैं, एक पंजाबी इमोजी है एक लड़की की और एक ये साउथ इंडियन लड़का है जिसकी मैंने बराबर मूछे और वो सांवला रंग दिखाया है बिल्कुल तमिल टेक्सचर देते हुए, और उनकी आपस में कैसे बातचीत बढ़ी, फिर कैसे उस लड़की की जो ये पुरुषों के लिए सोच थी एक डिस्टर्ब फैमिली को देखकर वो कैसे बदली। यस, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मेरे हस्बैंड की है कि उन्होंने उस चीज़ को मेरे दिमाग से वॉश आउट किया। क्या बात, धोया उन्होंने उस चीज़ को और उन्होंने कहा कि पुरुष विश्वास करने लायक हैं, तो मैं इसके लिए पूरा क्रेडिट उनको देती हूँ। और उसी तरीके से बस तो बिकॉज वी मेट ऑन ऑर्कुट मैंने ये लिखा, फिर कैसे मेरी ज़िंदगी में चेंज आए, कैसे मैंने एक बिजनेस शुरू किया, वो सब बेसिकली दैट साइट वाज वेरी लकी फॉर यू। यस यस यस। मैम, एक बड़ी मशहूर कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन या बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ऑलवेज अ वुमेन और a man. Yes. But when we talk about this successful women, of course the credit goes to her husband, क्योंकि मैम जो आपने बचपन से लेकर एक ऐसी स्ट्रगल लाइफ देखी है या एक ऐसी लाइफ देखी है जहाँ पर आपका एक फैमिली रिलेशन से मन हट गया था, जी बिल्कुल, वहाँ पर उन्होंने आपको एक ऐसा सपोर्ट दिया कि आपकी जो चाइल्डहुड बैड मेमोरीज थी वो सब वैनिश हो गई, उससे आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया और उसके बाद आपने वो कर दिखाया कि कोई फील्ड आपने छोड़ी नहीं लेकिन हर फील्ड में आपने कमाल किया। मैम, अगर एक महिला ऐसा करना चाहती हो, एक बुरा अतीत रहा हो, एक बुरा इतिहास रहा हो, ऐसे में जो हस्बैंड का सपोर्ट या इन लॉज का सपोर्ट कितना मायने रखता है आपके हिसाब से? मैम ये बहुत मायने रखता है। मुझे याद है मेरी अचीवमेंट्स के जब दौर शुरू हुए तो जो मेरा सबसे पहला सोशल हैंडल वेब पेज और पोस्ट बनाया था वो मेरे हस्बैंड ने बनाया था। पहला एडिट उन्होंने क्रिएट किया। क्या बात? उन्होंने मेरे लिए एक एंटरप्रेन्योर पेज बनाया अलग से एंड देयर ही यूज्ड टू पोस्ट माय अचीवमेंट्स। और उन्होंने मुझसे पता है क्या कहा था, बोले एक दिन ये पेज इतना रिच होगा विनीता कि इस पेज के लिंक से तुम्हारा प्रोफाइल जाना जाएगा। आज वो दिन आया। दूसरा मुझे याद है एक मैगजीन थी, बिजनेस मैगजीन, तो मैं घर में बैठ के कुछ लिख रही थी एक दिन बैठ के, तो वो आए बाहर से, वो बिजनेस मैगजीन लेके उन्होंने मेरे सामने रखी और उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो देख रही हो किसकी है? मैंने कहा वॉरेन बफेट की फ़ोटो है। बोले हाँ। बोले एक दिन ऐसे मैं किसी लीडिंग बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पे तुम्हारी फ़ोटो देखना चाहती। देखी और उन्होंने देखी, बिल्कुल देखी। तो जहाँ आपके हस्बैंड का आपको लेकर इतना विजनरी अप्रोच हो, जहाँ ये सपोर्ट, देखिए चाहे वो फिजिकली आके कोई सपोर्ट ना कर रहे हो, चाहे वो मेरी कंपनी डे टू डे बेसिस पे ना चला रहे हो, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम नौकरी करने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, तुम लेगेसी बनाओगे। ये उसके शब्द थे उनके, मुझे आज तक याद है ये उनके शब्द थे। उन्होंने वो मैगजीन मुझे दिखाई। और ससुराल के सपोर्ट की जो आप बात करते हैं मैम, आज आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ये तस्वीरें बयां करती हैं बहुत सारे अचीवमेंट्स, विश्वास कीजिए इसी सपोर्ट के हैं। मेरी बेटी, मेरी भतीजी, मेरा भतीजा, फैमिली सपोर्ट, मेरे मायके का सपोर्ट तो बहुत रहा है। लेकिन जहाँ आपने कहा ससुराल की बात, तो मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात अपने ससुराल के लिए, मैंने जिक्र किया कि 68 साल की उम्र में मेरे ससुर जी ने हिंदी सीखी, लैंग्वेज बैरियर से बाहर आए और 16 साल हो गए मैम मेरी शादी को। इन 16 साल में मेरे पिताजी मेरी शादी पर नहीं आए थे, उन्होंने मेरा कन्यादान नहीं किया, मेरे मामा जी ने मेरा कन्यादान किया, मेरे गुरु जी ने मेरा कन्यादान किया। इन 16 साल में एक बार भी, बस एक बार हमने हमारी तरफ से उन्हें बता दिया था मेरे पिताजी के बारे में, एक बार भी मेरे ससुराल वालों ने मेरे पिताजी का जिक्र नहीं किया और मुझसे कभी उनसे संबंधित कोई सवाल नहीं पूछा। दिस इज़ द लेवल ऑफ डिग्निटी दे मेंटेन्ड। ये किसी एक मैच्योर ससुराल का परिचय देता है। तो जब आपको पता है कि आप एक ऐसे घर में हो जहाँ ससुराल वाले आपको समझते हैं, वो आपको आपके प्रोग्रेस के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं, है ना। जबकि एक तमिल परिवार में मैम, आज मैं एक तमिल अटायर में हूँ, मेटी पहनना, बिंदी लगाना, सिल्क साड़ी और आपका मंगलसूत्र भी बाहर नहीं दिखना चाहिए, मैं उस परिवार से आती हूँ और मैंने उस परिवार का होकर रैंप वॉक किया। तो ये पूरा सपोर्ट सिस्टम है ना मैम, ये परिवार के सपोर्ट के बिना कोई महिला कर ही नहीं सकती।
क्या बात है मैम। मैम आपने कई अवार्ड्स जीते, जी। तस्वीरें बयान करती हैं आप, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आपने छोड़ा हो, नृत्य का क्षेत्र हो, रैंप का क्षेत्र हो, ब्यूटी पेजेंट का क्षेत्र हो, एक अकेडमिशियन का क्षेत्र हो, या फिर और महिलाओं को आगे प्रमोट करने का क्षेत्र हो, सोशल सर्विस हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, मैम आपने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, ये अवार्ड्स आपकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं? मैम अवार्ड किसी चीज़ को फाइनली कंक्लूड करने का एक फुल स्टॉप है कि आपने ये इतना लंबा सेंटेंस लिखा, इससे रिकॉग्निशन मिला, ये यहाँ फिर एक लंबा सेंटेंस। मुझे याद है मैं एक बार अमूल का कैंपस देखने गई थी, तो आनंद में जो है, तो वहाँ जो उनके जिन्होंने उन्हें स्टार्ट किया था, उनका जो क्वार्टर था जो उन्हें अलॉट किया गया था, मैं वो क्वार्टर देखने गई। और जब मैं उस क्वार्टर में घुसी तो 5 कमरे का वो क्वार्टर था, और उस क्वार्टर की जो मैम हर दीवार थी, वहाँ पर स्लैब्स ऐसे बना रखे थे और नीचे भी अलमीराज और ग्लास अलमीराज, वो पूरे 5 कमरे, उनके अचीवमेंट्स, उन्हें मिले मेमेंटोज, ट्रॉफीज, और अलग अलग देश विदेश में उन्होंने अमूल के लिए कितनी लेगेसी खड़ी की, सिर्फ उसका बखान करता था। तो मेरे दिमाग में ना वो बहुत एक, मेरे जहन में वो एक इम्पैक्ट छोड़ के गया। मैंने कहा लाइफ ना इतनी कंट्रीब्यूटिंग होनी चाहिए। उसमें सिर्फ उनके अचीवमेंट्स नहीं थे, उन्होंने अमूल को इतना बड़ा कैसे बनाया, वो पूरी स्टोरी बयां हो रही थी और हर रूम से शुरू होती थी और बहुत अच्छे से करीने से वो चीज़ें रखी गई थी। तो नो डाउट अवार्ड मिलते हैं मैम, बहुत खुशी होती है। कई बार जब एक नया अवार्ड लेकर आती हूँ, मेरे घर में एक बहुत बड़ी गैलरी है, वहाँ एक बहुत बड़ी दीवारें हैं, वो सब पूरी गैलरी बनी हुई है इन चीज़ों की, तो मैं देखती हूँ कि हाँ आज हम कुरियन साहब की तरह, वर्गीस कुरियन साहब की तरह ये बन रहा है, तो वो एक खुशी देता है, अवार्ड खुशी देता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। पर सिर्फ वो कमाना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अब जितना पेट भरना था अब उन दीवारों को देख के भर गया है। पर अब अवार्ड सिर्फ ये है, अवार्ड आज मेरे लिए अवार्ड क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी जस्ट मैं जब रास्ते में आ रही थी तो मेरे ऑफिस की एक लड़की, ट्रांसलेटर, ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैम मैंने आज अपने घर में ना सागौन की, मैम बहुत छोटी सी बात है, वो अभी लेटली ज्वाइन किया 4-5-6 महीने पहले, तो उसने कहा कि मैम मैंने ना आज ना सागौन की लकड़ी की वो वाली डाइनिंग टेबल खरीद ली जो मैं बहुत समय से खरीदना चाहती थी। अब सागौन की लकड़ी है तो महंगी आती है, बहुत मिलती नहीं है, कहाँ से जुगाड़ी होगी उसने। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले मैम मैं आपको थैंक्स कहने के लिए फ़ोन किया, क्योंकि आज ये मैंने अपनी कमाई से, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी पर वो दिला नहीं पा रहे थे, हम खरीद नहीं पा रहे थे, पर आज मैंने घर बैठे अपनी कमाई से अपने बच्चों को पालते हुए इस सुख के साथ वो सागौन की लकड़ी की डाइनिंग टेबल ली। मैम उसके लिए बहुत बड़ा सपना है, पर वो पूरा हुआ। वो काबिलियत जो है वो आपकी वजह से आई, क्योंकि आपने उसे वो मौका दिया, वो मंच दिया कि वो कमा सके। तो आज ये अवार्ड है मैम, और ये अवार्ड अब सेटिस्फेक्शन देता है, तो ये सेटिस्फेक्शन के मायने रखता है। क्या बात, बस ये कह सकते हैं। चलिए मैम अब एक तेज तर्रार राउंड हो जाए। बिल्कुल। बहुत कम शब्दों में मैं जानना चाहूंगी जवाब, और ये है रैपिड फायर। जी। तो आपके शब्दों में डॉक्टर विनीता राज कौन है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो बहुत कुछ हैं, ये पीछे जो पूरी दीवार है ये बयान कर रही है कि डॉक्टर विनीता राज कौन है, और आपके हिसाब से डॉक्टर विनीता राज एक फुल टाइम प्रोफेशनल वर्किंग मदर है। क्या बात। बस आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी बेटी। मेरी बेटी। मैम मदरहुड आपके लिए क्या है? जो पहली बार गोद में आपकी बेटी आई, वो पल आपके लिए क्या था? कि अब ठीक होकर जीना है। आई वॉज अंडरगोइंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन दैट टाइम, लेकिन सिर्फ एक चीज़, इसके लिए अब ठीक होना है और जीना है। जी। आपने अपने ससुर जी को कन्विंस किया रैंप वॉक के लिए। आपने कहा कि मैंने भारतीय संस्कार परंपराओं को निभाते हुए रैंप वॉक भी किया और अपने परिवार का मान सम्मान सदा बनाए रखा। आपको क्या लगता है एक ऐसा गुण जो हर महिला में होना चाहिए? मकान को घर बनाने की काबिलियत। मैम एक सपना जो अभी भी अधूरा है? मुझे दुनिया की मोस्ट लिटरेट एंड एजुकेटेड वुमेन बनना बाकी है, जिसकी कवायद में मैंने 4 PGs, 3 डिप्लोमा, 23 सर्टिफिकेशन और 2 डॉक्टरेट हासिल कर लिए हैं। क्या बात है। चाहती हूँ ये ज़रा स्कोर बढ़ जाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे अपना नाम एज अ मोस्ट एजुकेटेड वुमेन ऑन दिस प्लैनेट रजिस्टर करना है।
मैम, सफलता के कई क्षण आए जीवन में, सबसे मीठा पल कौन सा रहा? जब मुझे ईटी बिजनेस अवार्ड मिला। मैम, अगर जिंदगी को किसी एक रंग में रंगना चाहती हैं, कोई एक रंग अधूरा रह गया तो वो कौन सा रंग है? एक ट्रैवलर का रंग, वो अभी अधूरा है। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, बहुत घूमी है, पर मैं दुनिया का हर एंगल, जो एंगल जीवन में मिस हो गए, जो बचपना नहीं जी पाई, वो बचपना घूम घूम के वो बच्चों जैसी ऐश करके जीना चाहती हूँ, और उसकी कवायद शुरू कर दी। मैम, एक छोटा सा मोटिवेशनल मंत्र आपका क्या रहेगा? आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, दैट्स इट। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? एक फेयर जो आपको आज भी डराता है। कभी किसी दिन ये ना सुनना पड़े। मैं मानती हूँ एक औरत ना जगदम्बा होती है, वो 10 हाथों वाली ही होती है ना। तो कभी किसी एक हाथ की कमी पे ये ना सुनना पड़े कि यार ये तुम नहीं कर पाई, बस वो नहीं चाहती। मैं एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी परिवार मैनेज करने वाली, मैं अपने बच्चों की बुआ हूँ, 2 बच्चों की, और उनके लिए मैं आई एम वर्ल्ड टू देम। तो मैं चाहती हूँ बस किसी, और मेरी कंपनी की उन सारी लड़कियाँ जो मुझे देखकर बहुत उम्मीदें रखती हैं, बस मैं हर फ्रंट पे बनी रहूँ, बस ये चाहती हूँ, कोई फ्रंट छूटे ना। मैम, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, या ये कहूँ कि कोई एक ऐसी महिला जिसने आपके जीवन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा? मैं किरण मजूमदार जी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं उनसे बड़ी लेगेसी क्रिएट करूँ। मैम, अपना आसमां में आज आप अपने जीवन को बयां कर रही हैं। इस आसमां को जो आपने खुद तय किया है, जो आपने खुद बनाया है, इसमें अपने जीवन की एक लाइन लिखनी हो तो क्या होगी? ये लाइन थोड़ी उधार की है, लेकिन खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो बताइए आपकी रजा क्या है? रजा टू बी ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या बात, विद एवरीवन हु लव्स मी एंड टू एवरीवन हुम आई लव। उन सबके साथ दुनिया के आसमां, अपने आसमां की सबसे ऊंची उड़ान उड़ना चाहती हूँ। मैम, आपकी ज़िंदगी को इतने कम समय में कैद कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे मल्टीफेसेट्स हैं, बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में, जो मैं लगता है पूरा दिन भी बात कर पाऊँ तो शायद कम पड़ जाएगी। कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप तो एक कवित्री भी हैं। इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश हर उस महिला के लिए जो इस वक्त आपको सुन रही है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जीने लायक है। पलायनवाद से दूर रहना, क्योंकि तुम वो हो जो दोहरी शक्ति, दोहरे गुण लेकर आई हो। तुम्हें दोहरा जीना है, दोहरे रंग है, दोहरी उड़ानें उड़नी है। क्या बात तो उड़ो और एंजॉय करो। क्या बात है, उड़ो और उस यकीन के साथ कि फिर पीछे मुड़कर ना देखो। जी हाँ, डॉक्टर विनीता राज की कहानी बिल्कुल उसी यकीन की कहानी है, जहाँ हौसलों ने सपनों को छुआ, सपनों ने हकीकत को इस तरीके से बदल दिया, सही तरीके से, कि ये लगने लगा कि ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है, लेकिन ज़िंदगी को बनाने के लिए कदम आपको खुद बढ़ाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता राज जी। सच में आपका जीवन एक प्रेरणा है हर उस बच्ची के लिए, हर उस महिला के लिए जो अपने आसमान की उड़ान बनना चाहती है, जो बहुत कुछ तय करना चाहती है, पर ये सोचती रहती है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि हर डर के आगे जीत है। लेकिन जिंदगी से अगर उसको प्रीत है तो उसको इंस्पिरेशन लेनी होगी डॉक्टर विनीता राज जी से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में आने के लिए और हम सबको इतना इंस्पायर करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। और अंत में यही कहना चाहूंगी, हर आसमान तक पहुंचने के लिए एक उड़ान चाहिए, और हर उड़ान के लिए एक यकीन, और वो यकीन आपका खुद पर हो तभी आप कदम बढ़ा सकते हैं। तो करिए खुद पर यकीन और उड़िए इस उन्मक्त आसमान में, रोका किसने है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।